नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 28 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच भारत की कूटनीति का जबरदस्त असर, चीन ने अलापा शांति का राग तो नेपाल भी विवादित नक्शे पर हटा पीछे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कोरोना वायरस के चलते रूस में होने वाली एससीओ सम्मेलन और ब्रिक्स की बैठक हुई स्थगित। जी हाँ, इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेता का लंबा, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल। जी हां, आपको बताएंगे मुसीबतें बढ़ गई इन तीनों की। इसके साथ ही बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव को भी कैंपेनिंग को लॉन्च कर दिया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर चुनाव की रणनीति शुरू हो गई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच तनातनी को लेकर मध्यस्थता की बात कैसे की, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। राजस्थान सरकार की पोल खुल गई है कांग्रेस सरकार की, उसके बारे में भी बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,58,000 को पार। जी हाँ, 1,58,000 के आंकड़े को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 7261 मामले सामने आए हैं। मृतकों की संख्या 4534 हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो 2190 मामले कल सामने आए, तो टोटल 56,948 हो गए, जबकि तमिलनाडु में 817 मामले सामने आए हैं, टोटल 18,545 हो गए हैं। दिल्ली में 792 मामले सामने आए, तो टोटल 15,257 हो गए हैं, जबकि गुजरात में 376 मामले सामने, तो टोटल 15,205। राजस्थान में 280 मामले सामने आए, तो टोटल 7816, जबकि मध्य प्रदेश में 237 मामले सामने आए, तो टोटल 7261 हो गए। उत्तर प्रदेश में 267 मामले सामने आए, तो टोटल 7,000 के आंकड़े हो गए, जबकि पश्चिम बंगाल में 183 मामले सामने आए, तो टोटल 4,000 के आंकड़े को पार कर गया। जबकि आंध्र प्रदेश में 134 मामले आए, बिहार में 68 मामले आए हैं, टोटल 3,000 के आंकड़े को पार कर गया। कर्नाटका में भी 135 मामले, पंजाब में 33, तेलंगाना में 107 मामले, जम्मू कश्मीर में 162 मामले, उड़ीसा में 76, हरियाणा में 76, केरला में 40 मामले कल आए, असम में कल 92 मामले आए, तो टोटल 775 हो गए। जबकि उत्तराखंड में 70 मामले कल सामने आए, जबकि झारखंड में 32 मामले, छत्तीसगढ़ में 4 मामले, हिमाचल प्रदेश में 26 मामले, त्रिपुरा में 10 मामले, गोवा में 1 मामले, लद्दाख में 1 मामले, मणिपुर में 5 मामले, नागालैंड में भी 5 मामले। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, भारत की कूटनीति का असर, चीन ने अलापा शांति का राग तो नेपाल भी विवादित नक्शे पर हटा पीछे। जी हाँ, भारत ने जबरदस्त कूटनीति का नमूना पेश करते हुए सीमा विवाद के मुद्दे पर चीन और नेपाल को एक साथ पीछे कदम खींचने पर मजबूर कर दिया। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच चीन ने जहां अचानक शांति का राग अलापना शुरू कर दिया, तो नेपाल ने भी नक्शा विवाद मामले में विधेयक वापस ले लिया है। इसे विवादित नक्शे से जुड़ा विधेयक नेपाली संसद में पास नहीं हो पाया। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच चीन ने अब शांति का राग अलापा है। मंगलवार को सेना को तैयार रहने का निर्देश देने वाले बुधवार को पहले चीनी विदेश मंत्री ने सीमा पर भारत के साथ सीमा पर स्थिति को स्थिर और नियंत्रण में बताया है। वहीं भारत में चीन के राजदूत ने मतभेदों का बातचीत के जरिए मिटाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चाइनीज ड्रैगन और भारतीय हाथी का एक साथ नृत्य कर सकते हैं। चीनी राजदूत ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत चीन शांति एकमात्र सही विकल्प है। उन्होंने मतभेद समाप्त करने के लिए तंत्र का हवाला देते हुए कहा कि मतभेद का असर संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। गौरतलब है कि 5 मई को ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बना हुआ है। चीनी सैनिकों के भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण के बाद दोनों सेनाएं इस इलाके में डटी हुई थी। जानकारों का कहना है कि चीन के शांति संबंधी बयान के जमीन पर देखना होगा, जहां चीन सीमा संबंधी धारणा को बदला गया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से चीन लगातार अब यूटर्न हो गया है और उनके राजदूत अब हाथी और ड्रैगन के डांस की बात कर रहे हैं। यानी इस तरीके से अब शांति वार्ता हो चली है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया है, और अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के चलते रूस में होने वाला एससीओ सम्मेलन और ब्रिक्स की बैठक हुई स्थगित। जी हाँ, रूस ने संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स नेताओं की बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों कार्यक्रमों को कोरोना वायरस महामारी संकट की वजह से टाला गया है।
ये बैठकें पहले 21 से 23 जुलाई के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में होनी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि साल 2019 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए 2020 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप के लिए रूस की तैयारी और सहयोग करने वाले आयोजक समिति ने ब्रिक्स नेताओं की बैठक और एससीओ राज्य परिषदों की बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेता अलका लांबा के साथ साथ तो अब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ भी परिवाद दर्ज हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेत्री व दिल्ली की पूर्व विधायक अलका लांबा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजीएम मुजफ्फरपुर के मुकेश कुमार कोर्ट को बुधवार को परिवाद दायर किया है। यह परिवाद भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक व अधिवक्ता अनिल सिंह ने दाखिल करके सीजीएम ने परिवाद की सुनवाई पर रखा है। परिवाद में कहा गया कि 25 मई को अलका लांबा ने ट्वीट पर के प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति बेहद अपमानजनक बातें कही थी। अलका लांबा दिल्ली की चांदनी चौक विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में देश के पीएम व यूपी के सीएम के प्रति इस तरह का ट्वीट बेहद अपमानजनक है। इससे देश विदेश में गलत संदेश जा रहा है। इससे लोगों की भावनाएं को ठेस पहुंच रहा है। ऐसे में कांग्रेस के आला कमान ने इसका खंडन नहीं किया और कांग्रेस का आला कमान भी अलका लांबा के साथ है, इसलिए तीनों के खिलाफ ये परिवाद दर्ज किया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया कैंपेन। आर नोई ममता का दिया नारा। जी हाँ, एक तरफ ममता बनर्जी ने बंगाल में पूरी तरीके से 9 साल पूरे कर लिए हैं, तो ये दूसरी तरफ कोरोना वायरस तो चल ही रहा है, लेकिन ममता बनर्जी का पिछले 4 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो पूरी तरीके से हिंदू विरोधी छवि के साथ साथ हिंदुओं के कत्लेआम तक पूरा सीमित है। और यही कारण है कि इस बीच साइक्लोन के जिस तरीके से आया था उसमें और बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल की क्षति हुई। हालांकि ममता बनर्जी इससे निपटने भी पूरी तरीके से फेल हुई हैं। यही कारण है कि राज्यपाल लगातार एक के बाद एक सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी के 9 साल पूरे हो गए हैं इसी मई में, और मई में 9 साल पूरे होने के बाद अब 1 साल और बचे हैं। 1 साल तो बचे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से जोर लगाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब खास करके बंगाल में नया नारा और नया कैंपेन लॉन्च कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर नॉय ममता यानी ममता से अब नहीं हो सकता है, इस तरीके से ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया है। तो अब बीजेपी ऑनलाइन कैंपेनिंग के जरिए पश्चिम बंगाल फतह की पूरी प्लानिंग तैयार कर दी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। हांगकांग मामले पर ट्रंप ने चीन पर बोला हमला, कहा 1 हफ्ते में लेंगे चीन के खिलाफ बड़ा फैसला। जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के कारण चीन की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि चीन ने वायरस से जुड़ी जानकारी छिपाई है। वहीं कोविड-19 में इतर हांगकांग के मसले पर भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल हांगकांग का अपना प्रभुत्व जताने वाले चीन के एक नया कानून पेश किया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का नाम दिया गया है। इस कानून को लेकर हांगकांग में व्यापार स्तर पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका हांगकांग को लेकर चीन को पूरी तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर हांगकांग को लेकर अमेरिका बड़ा फैसला लेगा, जो कि चीन को बड़ा झटका देने वाला है। और चीन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हांगकांग के मुद्दे पे किसी बाहरी देश का बात हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में एक टकराहट सीधी देखी जा रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर मध्य प्रदेश उपचुनाव जीतने के लिए कमलनाथ का प्लान M, 24 सीटों पर उतारे पूर्व मंत्री। जी हाँ, मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उपचुनाव की 24 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस ने प्लान M यानी प्लान मिनिस्टर तैयार किया है। इस प्लान के तहत पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार में मंत्री विधायक 24 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मंत्रियों को प्रभारी बनाने वाले विधानसभा में पार्टी के नीति रीति तय करने से लेकर उम्मीदवार चयन करने तक स्थानीय मुद्दे को तैयार करने के लिए कमलनाथ ने ये उनको जिम्मा सौंपा है। हालांकि सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उपचुनाव में प्रशांत किशोर को का भी मदद कांग्रेस पार्टी लेने वाली है। तो फिलहाल देखने की बात होती है क्या शिवराज सरकार पर भारी पड़ती है कमलनाथ सरकार या फिर नहीं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि सिंधिया की राह पर चली रायबरेली की विधायक अदिति सिंह ट्विटर से हटाया इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी की रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह अब अलग राह पर चल पड़ी है। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से INC हटा दिया है। वहीं प्रोफाइल बदले जाने के बाद ट्विटर ने भी ब्लू टिक हटा दिया है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना ट्विटर प्रोफाइल और बायो बदल दिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ और कमलनाथ सरकार गिर गई।
लेकिन अब आपको बता दें कि कांग्रेस रायबरेलीगढ़ सदर विधायक ने अपनी अलग राह चुन ली है और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में वो जल्द शामिल भी हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबियों में अब गिरी जा रही हैं। कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल भी चुकी हैं। माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो सोनिया गांधी की रायबरेली की सीट जानी तय मानी जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि अदिति सिंह खास करके बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के वोटों को एग्जिट किया था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, गुजरात सरकार ने बनाई समिति मेडिकल स्टाफ के मुद्दों को सुनेगी। जी हां, गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने 4 वरिष्ठ डॉक्टरों की एक समिति बनाई। समिति सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के मुद्दों को सुनेगी। कमेटी में डॉक्टर पंकज शाह समेत बड़े पैमाने पर लोग शामिल। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर भारत और चीन के बीच तनातनी पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा मध्यस्थता को तैयार। जी हाँ, लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि यदि भारत और चीन चाहे तो अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि हमने भारत और चीन दोनों को ही जानकारी दे दी है। अमेरिका उनके बीच स्थिति सीमा विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थ बनने का इच्छुक भी है और इसको निपटाने के लिए सक्षम भी है। इस बीच भारत में चीन के राजदूत सुन वाईडोंग ने कहा कि भारत और चीन एक दुश्मन के नहीं बल्कि एक दूसरे के अवसर के लिए है। तो इस तरीके से बात तो बदली गई, लेकिन राष्ट्रपति ने एक बार फिर से पाकिस्तान की तरह इसमें भी मध्यस्थता जताई है। हालांकि भारत की तरफ से उनको नमस्कार बोला गया है, क्योंकि भारत सक्षम है, चाहे रूस हो या फिर कोई भी देश निपटने के लिए, चाहे चीन हो या फिर कोई भी देश हो, भारत अकेले निपटने के लिए तैयार है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की दोगली राजनीति की खुली पोल एक बार फिर। जी हाँ, बिहार सरकार को छात्रों के ट्रेनों का किराया लौटाने को कहा। जी हाँ, दरअसल छात्रों के रेल भाड़े को लेकर राजस्थान और बिहार आमने सामने आ गए हैं। राजस्थान और बिहार लौटे छात्रों के रेल भाड़े को लेकर विवाद पर गहराता जा रहा है। दरअसल गहलोत सरकार ने अब बिहार में भेजे गए छात्रों का रेल किराया बिहार सरकार से मांग रहा है। अब आप समझ लीजिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर इस तरीके से हमलावर है कि आप जो है मजदूरों का किराया ले रहे हैं, छात्रों का किराया ले रहे हैं, जबकि राजस्थान की गुजरात सरकार क्या कर रही है कि राजस्थान की गुजरात सरकार बिहार में भेजे रेलों का किराया वसूल रही है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से तो उन्होंने बसों का किराया लिया ही था, लेकिन अब रेल किराया कांग्रेस पार्टी बिहार सरकार से भी मांग रही है और रेलवे से भी मांग रही है। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं, एक तरफ तो दोगली राजनीति दिखाने के लिए वहां पर मजदूरों की ढोंग करती है और दूसरी तरफ उनके ही कांग्रेस पार्टी रुपया मांग रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस की राजनीति की पोल खोल दी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी को। हरियाणा में बिना मास्क के निकले तो ढील होगी जेब, देना होगा बड़ा जुर्माना। जी हाँ, आपको बता दें कि अब 500 रुपये जुर्माना देना होगा हरियाणा में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। देश भर में गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, इसलिए मास्क लगाना बेहद जरूरी बताया है। ना लगाने वालों पर जुर्माना भरने को भी कहा गया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का रेलवे पर निशाना, कहा बिना जानकारी मुंबई से भेज दी 36 ट्रेनें। जी हाँ, लॉकडाउन के चौथे चरण में श्रमिकों और ट्रेनों को लेकर केंद्र सरकार और कुछ राज्यों के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना महामारी के बीच देश भर में लगे लॉकडाउन को बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार राजनीति करती नजर आ रही हैं। एक तरफ मजदूरों की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी है कि ट्रेनों को लेने को तैयार नहीं है, जबकि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मजदूर मध्य प्रदेश में बिलबिला रहे हैं और खासकर पश्चिम बंगाल जाने को तैयार हैं, लेकिन वो ट्रेन आने की इजाज़त नहीं दे रही थी ममता बनर्जी, और इसी को लेकर रेलवे ने 36 ट्रेनें भेजी हैं और इसी को लेकर ममता बनर्जी भड़क गई हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आतंक मचाने के बाद यूपी पहुंचा टिड्डियों का दल, सीएम योगी ने दिया कड़ा निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिड्डी दल पर नियंत्रण करने के लिए प्रदेश के सीमावर्ती जनपद झांसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, इटावा, कानपुर देहात आदि जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने समीक्षा कर संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और कृषि विभाग के अधिकारियों को टिड्डी दल से बचाव के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा है। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर सीएम ने अलर्ट किया। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल दुनिया भर में अब तक का आंकड़ा 56 लाख को आंकड़े को पार कर गया है। जी हाँ,
56,14,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 3,50,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 17,17,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। ब्राजील में बात करें तो 3,94,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 24,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। रशिया में 3,70,000 कन्फर्म केसेज, तो वहीं 4,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 2,65,000। हालांकि आपको बता दें तेजी के साथ जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनमें से इंडिया, ईरान, पेरू, कनाडा, सऊदी अरेबिया, चिली, मैक्सिको, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर, ब्राज़ील, रशिया, इन सारे देशों में तेजी के साथ ही आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश से कोरोना से भी लड़ने से सक्षम होंगे और अपने दुश्मनों से भी लड़ने में सक्षम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।